यूपीएससी एग्जाम में एनसीईआरटी की रेलेवेंस के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। 2024 में इस एक एनसीईआरटी से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए। मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जब हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहां पर दो एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है और दोनों ही 11th स्टैंडर्ड की है। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी है इंडियन ज्योग्राफी। मैं आपको इसी सेशन में दिखाने वाला हूं कैसे 8 क्वेश्चन डायरेक्टली इस एनसीईआरटी से पूछे गए। इनफैक्ट एक क्वेश्चन हमारी इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से है और एक और क्वेश्चन आप इसी फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से डिडक्ट कर सकते। तो ओवरऑल 18 मार्क्स का पेपर, 18 मार्क्स इस एक एनसीईआरटी से पूछा गया था और एक क्वेश्चन हमारी इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से। तो कुल मिलाकर इन दो एनसीईआरटी से 20 मार्क्स का पेपर 2024 में बना है। चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो है ये डायरेक्टली मैंने 2024 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसी से डायरेक्टली लिफ्ट किए हैं, स्क्रीनशॉट लिया। The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Second statement है carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. Basically ये जो बात हो रही है ये हमारे एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। एंड क्लाइमेटोलॉजी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें काफी सारे क्वेश्चन एटमॉस्फेयर से पूछे जाते हैं। अब अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज है। ये ग्रीन हाउस गैसेज इनकमिंग सोलर इंसोलेशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उनके लिए ये ओपेक होती है, मतलब उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन ये उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है पेज नंबर 68 एंड 69 पर, आपकी क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के पेज नंबर 68-69 पर आप क्लियरली उसको चेक कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहली स्टेटमेंट दी गई है द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये सरासर गलत है। हमारा एटमॉस्फेयर जो है इट इज हीटेड मोर बाय द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो हमारी लैंड से रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट जो हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन ही होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी वाली करेक्ट हो जाती है। ठीक है, दिस इज जस्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन से थे क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन से। स्टेटमेंट 1, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू पोल्स। अगेन एटमॉस्फेयर पे क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 65 पर भी मिल जाएगा। ये जो बात कर रहे हैं थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर कंपेयर्ड टू पोल्स। देखिए जब हम बात करते हैं इक्वेटर की, पूरे साल हमारी लैंड पर, हमारी अर्थ पर जो हमें हीट मिलती है वो सबसे ज्यादा मिलती है इक्वेटर और इसके आसपास के रीजन में, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा हीट हमें मिलती है। अब जब ज्यादा हीट मिलेगी तो क्या होगा, जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी। गर्म हवा हल्की होती है, लाइट होती है, वो ऊपर की तरफ राइज करती है, तो ये ऊपर की तरफ उठेगी। वहीं अगर आप पोल्स की बात करेंगे तो पोल्स पर सबसे कम हीट रिसीव हो रही है, वहां पर हवा जो है ठंडी हो जाती है, एयर ठंडी हो जाती है, वो सेटल डाउन करती है, वो नीचे बैठ जाती है। देन ऑब्वियसली अगर यहां पर हवा ऊपर की तरफ उठ रही है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो लोएस्ट लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, उसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा कहां होगी, वो होगी इक्वेटर पर। और ये कहलाता है कन्वेक्शन, संवहन। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर कंपेयर्ड टू पोल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि इक्वेटर पर ज्यादा हीट रिलीज होती है जिसकी वजह से कन्वेक्शन होता है। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करेंट्स। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड वाली पहले वाली को एक्सप्लेन भी कर रही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगेन पेज 65, 11th स्टैंडर्ड फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर ऐसे 8 सवाल हैं जो डायरेक्टली इसी एक किताब से पूछे गए। बट आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जब तैयारी कर रहे हैं देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस एग्जाम को क्रैक करें। नाउ इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लीजिएगा। इसे आप स्कैन करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर मेरी रेगुलर क्लासेस, मैं इस समय यूट्यूब पर 2 रेगुलर क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं इसी चैनल पर। एक 12 बजे पॉलिटी की क्लास है, दूसरी है 4 बजे ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट से मेरा मतलब है जीएस में जितने सब्जेक्ट्स आते हैं, पॉलिटी को छोड़कर ऑफ कोर्स क्योंकि वो 12 बजे क्लास हो जाती है, वो यहां पर मैं कवर करवाता हूं। आप ये दोनों क्लासेस रेगुलरली अटेंड कीजिए एंड देखिए
25 मई को जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, कितने सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इन्हीं क्लासेस से मिल जाएंगे। और अगर आपको स्ट्रैटेजी बनाने में कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, ये मेरी पर्सनल आईडी है, आप यहां पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ऑल राइट, सो मेक श्योर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग: पायरोक्लास्टिक डेब्री, ash and dust, nitrogen compounds, sulfur compounds. How many of the above are products of volcanic eruption? मतलब बेसिकली बात हो रही है वोल्केनिज्म की। वोल्केनिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन क्वेश्चन बनते रहते हैं। इनफैक्ट इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 23 पर, जहां पर वोल्केनिज्म डिस्कस किया गया। अब वोल्केनिज्म में होता क्या है? ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, लावा बाहर आएगा, लावा के साथ साथ पायरोक्लास्टिक डेब्री, पायरोक्लास्टिक मटेरियल बाहर आएगा, इसके साथ साथ वोल्केनिक ऐश, ज्वालामुखी की राख जो होती है वो बाहर आएगी, बहुत सारी गैसेस बाहर आती हैं, जैसे नाइट्रोजन, जैसे सल्फर के कंपाउंड्स, ये बाहर आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एंड एब्सोल्युटली बिल्कुल यही एज इट इज लिखा हुआ आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी में पेज नंबर 23 पर मिल जाएगा। तीसरा सवाल दिखा रहा हूं जो डायरेक्टली इसी एक बुक से लिफ्ट किया हुआ, और सारे एविडेंस दे रहा हूं, आप पेज नंबर चेकआउट कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कहां से बना है। नेक्स्ट, और ये इस वजह से जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेगुलरली क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि सर एनसीईआरटी की रेलेवेंस क्या है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़े, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़े, हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, पॉलिटी के लिए क्या पढ़े। ये वीडियो इस वजह से है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अगर सारी चीजें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे बाकी एस्पिरेंट्स को भी इसकी नॉलेज मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं लाइन से, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं रखे, मतलब ये नंबरिंग मैंने नहीं किया, ये एक्चुअली पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसी से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी? पेज नंबर 71, आइसोथर्मल मैप्स। आइसोथर्म्स क्या होते हैं? आइसोथर्म्स वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो प्लेसेस दैट हैव द सेम टेम्परेचर उन्हें कनेक्ट करती है। अब यहां पर बात की जा रही है द आइसोथर्म्स डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स। ये जनवरी की बात कर रहे हैं। जनवरी में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर आपको सर्दियों का मौसम मिलता है, और ये करेक्ट बात है कि जनवरी के टाइम जो आइसोथर्म्स होते हैं वो ओशंस में नॉर्थ की तरफ डिविएट कर जाते हैं, और साउथ की अगर और जो कॉन्टिनेंट्स है वहां पर साउथ की तरफ वो डिविएट कर जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है ना, आइसोथर्म्स डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशंस एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट। कोल्ड ओशन करंट, ओशियानिक करंट्स दो टाइप के होते हैं, कोल्ड और वार्म। अब ये क्या बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। गल्फ स्ट्रीम इज अ वेरी फेमस वार्म करंट। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है उसके अलोंग चलता है, और फिर वेस्टर्ली विंड्स क्या करती है, गल्फ स्ट्रीम का ही जो गर्म पानी है उसको पुल करके ले जाती है कहां पर? आपके यूरोप की तरफ, और वही बन जाता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ये गलत है। वाई? बिकॉज इट इज अ वार्म करंट, इट इज अ वार्म करंट, इसलिए गलत हो जाता। तो पहली वाली स्टेटमेंट सही थी, दूसरी वाली गलत थी, ए हो जाता करेक्ट आंसर। अगेन पेज नंबर 71 पर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट 1 है रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सेकंड है रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। देखिए यहां पर बात हो रही है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो हमारे रॉक्स हैं वो टूटती है, दैट इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स जो वेदर करती है, वो जो टूटती है, वो बेसिकली दो तरीके से होता है, एक फिजिकल वेदरिंग है और एक केमिकल वेदरिंग है। फिजिकल वेदरिंग मतलब हवा चल रही है उसकी वजह से हो गया। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो आपको रॉक्स में एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कंपाउंड्स मिल रहे हैं, वो घुल जाते हैं, और इसकी वजह से धीरे धीरे करके वो रॉक जो है वो टूटने लग जाती है। अब यहां पर जो पहली स्टेटमेंट की गई है रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। केमिकल वेदरिंग जो होती है उसमें एक टाइप की वेदरिंग रेनफॉल की वजह से ही हो रही है। रेनफॉल जो होती है, रेन वाटर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर इन कंपाउंड्स जो रॉक्स में आपको मिनरल्स मिल रहे हैं उनके साथ कंबाइन करता है, एसिड बना लेता है, और धीरे धीरे करके रॉक्स जो है वो टूटने लग जाते हैं, उनकी वेदरिंग शुरू हो जाती है, उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। सो रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको रॉक्स में मिनरल्स मिल रहे हैं उनके साथ घुल जाता है, एसिड्स बनाते,
एसिड्स बनते हैं और वो वेदर हो जाती है, वो रॉक जो है ब्रेक डाउन उसका शुरू हो जाता है। पहली भी सही है, दूसरी भी सही है, और दूसरी वाली पहले को एक्सप्लेन कर पा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। कहां मिल जाएगा? पेज नंबर 40 एंड 41, फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 40-41 पेज पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब बात हो रही है वाटर वेपर की। वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी अपने अंदर लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर देती है। अब जो वाटर वेपर हमें मिलता है, वाटर की जो गैसियस फॉर्म है, ये हमें ज्यादातर लैंड के पास मिल जाती है। लगभग हमारी लैंड से 4 से 5 किलोमीटर तक आपको 90 to 95% ऑफ द वाटर वेपर मिल जाएगा। इसके साथ साथ वाटर वेपर आपको वहां ज्यादा मिलता है जहां पर सोर्स ऑफ वाटर है। जैसे इक्वेटर के आसपास आपको वाटर बॉडीज मिल रही हैं, आपको ओशंस मिल रहे हैं, और हीट भी मिल रही है, क्योंकि वाटर वेपर बनने के लिए एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो ये है कि भाई वाटर बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हीट होनी चाहिए, तभी तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। अब ये दोनों ही चीजें कहां पर मिल रही है? ये दोनों ही चीजें आपको इक्वेटर के आसपास मिल रही है, ट्रॉपिक्स में मिल रही है। बट जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो वहां पर हीट कम हो जाती है। अगर हीट कम हो जाएगी तो इवेपोरेशन भी तो कम होगा ना। अब देखिएगा, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग, ऑल्टीट्यूड वाइज जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं इसका जो अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो कम होने लग जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी मैंने आपसे क्या कहा? लगभग 95% ऑफ द वाटर वेपर ये आपको 4 से 5 किलोमीटर तक की हाइट पर ही मिल जाएगा। उसके बियॉन्ड भी मिल रहा है, बट बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन, बहुत कम अमाउंट में मिल रहा है, तो ये वाली तो करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। अभी मैंने आपको क्या समझाया? इक्वेटर के आसपास जो एरिया है, यहां पर आपको हीट भी मिल रही है एंड सोर्स ऑफ वाटर भी है, तो यहां पर इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन से वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। बट जब आप पोल्स पर जाते हैं वहां पर उतनी हीट नहीं, तो इवेपोरेशन कम होता है। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, नहीं, इसका जो परसेंटेज होता है वो इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिक्स में ज्यादा मिलता है, पोल्स की तरफ जब आप जाते हैं वो कम हो जाता है। अगेन पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 खोलकर आप पढ़ेंगे, आपको इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। एकदम पेज 64 से लिफ्ट किया गया क्वेश्चन, ये मान लीजिए। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू कोरियालिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कोरियालिस फोर्स की बात हो रही है। क्या होती है कोरियालिस फोर्स? हमारी अर्थ है, अर्थ का एक्सेस है, अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। जब अर्थ अपने एक्सेस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है तो एक एपरेंट फोर्स जनरेट होती है। एपरेंट, रियल फोर्स नहीं है, एपरेंट फोर्स है, जिसे हम नाम देते हैं कोरियालिस फोर्स। अब कोरियालिस फोर्स क्या करती है? किसी भी फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट को, किसी भी फ्रीली मूविंग बॉडी को, या वाटर को, या एयर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ घुमाती है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ घुमा देती है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन है। इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। देखिए, कोरियालिस फोर्स जो होती है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा कोरियालिस फोर्स का इंपैक्ट आपको फील होगा। तो मतलब हवा जितनी तेजी से चलेगी उतनी ज्यादा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड की तरफ घूमती चली जाएगी, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घूमती चली जाएगी। दैट इज कोरियालिस फोर्स हुई। सो कोरियोलिस फोर्स जो होती है इट इंक्रीजेस विद विंड वेलोसिटी, करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये भी बिल्कुल सही बात है। इक्वेटर पर कोरियालिस फोर्स 0 हो जाती है, पोल्स पर जाकर वो मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि कोरियालिस फोर्स जो होती है वो डिपेंडेंट होती है अपॉन द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड जितना बड़ा होगा कोरियालिस फोर्स उतनी ज्यादा एक्ट करेंगे, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पेज नंबर 78, पेज नंबर 79, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ओपन अप करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहां से लिफ्ट हुआ हुआ है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए, ओवरऑल 8 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। ये 8 के 8 सवाल जो है ये आपको डायरेक्टली उस एक एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। अब आप सोचिए, एक एनसीईआरटी आप पढ़ के गए, और जो एनसीईआरटी है वो ज्यादा थिक भी नहीं है, मतलब ज्यादा पेजेस है नहीं उसमें, भाई मैक्सिमम 80-100 पेजेस आपको मिलेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में। इंडियन ज्योग्राफी में भी इतने पेजेस है। आप सोचिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना है। आपने 100 ऑड पेजेस पढ़े और आपको लगभग 16 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से मिल गए। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। एक ऐसा एग्जाम जहां पर कट ऑफ जो है वो
90, 80, उससे भी कम आ गई थी। तो ऐसे एग्जाम में 16 मार्क्स आपको एक ही बुक से मिल जाए, 100 पेजेस भी नहीं है जिसमें, तो और क्या चाहिए। इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी से इसका आंसर मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली ये क्लेम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि डायरेक्टली एज इट इज ये बात वहां लिखी नहीं गई है, बट हाँ, जो वहां कॉन्सेप्ट समझाया उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। इनफैक्ट क्लास 6 की एनसीईआरटी है, उसमें इसका आंसर डायरेक्टली दिया गया है। अब देखिए क्या कह रहे हैं वो। ऑन June 21 every year, which of the following latitudes experience a sunlight of more than 12 hours? देखिए बात हो रही है 21 जून की। 21 जून को सन कहां पर होता है? 21 जून को सन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यहां पर 21 जून को। और हमारा जो नर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, वो सन की तरफ टिल्टेड होता है। जब वो सन की तरफ टिल्टेड होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके बियॉन्ड जितनी लोकेशंस है, जैसे आर्कटिक सर्कल, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड जितनी प्लेसेस पड़ रही है इंक्लूडिंग द आर्कटिक सर्कल, वहां पर आपको 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट एक्सपीरियंस होगी। इनफैक्ट आर्कटिक सर्कल पे तो आपको 24 घंटे दिन 24 घंटे रात वाला फिनोमिनन जो है वो वहां पर होगा, तो 24 आवर्स डे लाइट आपको मिलेगी। क्वेश्चन यही पूछ रहा था, ऑन June 21 एवरी ईयर which of the following latitudes experience a sunlight of more than 12 hour, 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बियॉन्ड प्लेसेस 12 घंटे से ज्यादा, आर्कटिक सर्कल पे पहुंच जाएंगे 24 घंटे की सनलाइट। तो भाई इक्वेटर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाँ, और आर्कटिक सर्कल हाँ। करेक्ट आंसर होगा 2 और 4, डी था इसका करेक्ट आंसर, सेकंड एंड फोर्थ। अगेन क्लास 11 की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी, उससे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट डायरेक्टली नहीं पूछा गया, इस वजह से मैं वो क्लेम नहीं कर रहा। अदरवाइज आपको पता है कि कितना सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के थ्रू आप कर सकते थे। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ऐसा भी था जो इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा गया था। पेज नंबर 18 पर एज इट इज आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हालांकि कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं इंडिया ईयरबुक से क्वेश्चन आया था। भाई इंडिया ईयरबुक तो बहुत बाद की बात होती है, वो कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ते, बहुत बल्कि बुक है। बट ज्योग्राफी की 11th क्लास की एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो हर एस्पिरेंट पढ़ के जाएगा। अब अगर आप ज्योग्राफी की क्लास 11th की एनसीईआरटी की बात करेंगे, पेज नंबर 18 इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, डायरेक्ट आंसर दिया गया। यहां पर पूछा गया था गंगा की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर क्वेश्चन, मैप बना हुआ है, उस मैप में भी इसका आंसर है, उसके नीचे की तरफ पैराग्राफ है नेक्स्ट पेज पर उस पैराग्राफ में भी इसका आंसर है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, एक्चुअली गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। भाई ये गंगा नदी बह रही है, सबसे पहले रामगंगा आएगी, फिर आएगी गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, और ये सबसे पहले, ठीक है, रामगंगा। With reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayag from west to east, which one of the following sequence is correct? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बी हो गया था इसका करेक्ट आंसर। बट अगेन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई ये क्वेश्चन तो इंडिया ईयर बुक का है। पेज नंबर 18 इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी सबको पढ़नी होती है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट भूल जाइए जीसी लियोंग, भूल जाइए सविंदर सिंह, भूल जाइए माजिद हुसैन, सबसे पहले 11th क्लास की ये 2 एनसीईआरटी उठाकर पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चंस बनेंगे प्रीलिम्स जीएस में, वो क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से बनने वाले हैं, और हर साल का यही ट्रैक रिकॉर्ड रहता है यूपीएससी का। बट अल्टीमेटली हम इधर उधर बहुत हाथ पैर मारते हैं, हम इस गोल्ड माइन को भूल जाते हैं। आई होप आप लोग नहीं भूलेंगे। इनफैक्ट अगर आपको और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका ऐसा ही एनालिसिस चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने सीसैट को लेकर एक ऐसी ही वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए। उस वीडियो में सीसैट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया मैंने, मैथ्स की लास्ट 5 इयर्स के बेसिस पर कौन से ऐसे टॉपिक हैं सीसैट के जो आपको प्रिपेयर करके जाने। अगर आप इस साल सीसैट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। और हाँ, यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो के सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम आईडी पर मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी सवाल है, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।